नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हमेशा ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकता एक मकान या रियल एस्टेट पे निवेश होना चाहिए, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये मूलभूत आवश्यकता के साथ साथ एक निवेश भी है। और इसी बात को जो है ध्यान में रख करके आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री हेमंत जैन जी को। ये जो है हमें बताएंगे कि किस तरह से रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए और रियल एस्टेट को किस तरह से मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज इसी सब संबंध में हम जो है चर्चा करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हेमंत जी, सबसे पहले जो है हम ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में निवेश और मूलभूत आवश्यकता में कैसे हम डिफ्रेंशिएशन करें निवेश करते समय। बहुत अच्छा प्रश्न सर जी। सर्वप्रथम सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका जो प्रश्न है सर कि जो घर है हमारा वो हमारी एक बेसिक नीड है। इस बेसिक नीड को ध्यान में रखते हुए अगर कोई इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में निवेश करना चाहता है तो उसको अपनी मूलभूत आवश्यकता को भी ध्यान में रखना है, प्लस उसको अपनी नेटवर्थ को भी इम्प्रूव करना है। तो जो भी इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, मेरा उनको सुझाव है कि पहले अपनी आवश्यकता का एनालिसिस करें कि उनको रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो उनकी बेसिक नीड है या वो उससे रिटर्न कमाना चाहते हैं। अगर वो रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हम कुछ मूलभूत बिंदुओं पर आगे ध्यान देंगे कि किस आधार पर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर वो निवेश हमारी मूलभूत आवश्यकता है तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पहले पूरा करेंगे और उसके रिटर्न्स पर उसके बाद एनालिसिस करेंगे। बहुत अच्छी बात। तो आप जो है दोनों तरह से इसको देख सकते हैं, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी देख सकते हैं और साथ ही साथ ऐसा बुद्धिमानी से निवेश करें कि वो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स भी दे। दर्शकों, ये हमारा प्रोग्राम लाइव है, आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0755-266-0049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आप सीधे जो है प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासा को भी शांत कर सकते हैं। तो जैन साहब, जैसे कि आप सीए हैं और इस वजह से मैं ये चाहूँगा कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में आप बताएं कि जब एक निवेशक रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करता है तो उसे किन किन बातों पर विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, चूंकि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हमारा अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट का होता है बहुत लार्ज अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का, तो जो इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना सिक्योर है, साथ ही साथ वो हमको कितना रिटर्न दे रहा है। तो 5 मूलभूत बातें हैं जो रियल एस्टेट में हम जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो इन 5 मूलभूत बातों को ध्यान रखना चाहिए। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट, हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हम इनका प्रश्न ले लेते हैं फिर उसके बाद आगे। तो हेलो नंद स्वरूप जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ जी सर, रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा होता है। जैसे हमारा नवरात्रि होती है, पूरा जो है जो धनतेरस होती है, होली होती है, दिवाली होती है, तो किस मौके शुभ मुहूर्त में हमें निवेश करना चाहिए। दूसरी चीज, आदमी जी बचपना होता है, जवानी होता है, बुढ़ापा होता है, किस उम्र में निवेश करना चाहिए। अच्छा, तो इनका प्रश्न जो है बड़ा रोचक है। इन्होंने पूछा कि भाई कब जो है हम निवेश करें, त्योहारी सीजन में या त्योहार को मुहूर्त को देख करके निवेश करें, और साथ ही साथ जो है उम्र का भी हम सजेशन चाहते हैं वो कि किस उम्र में हम जो है रियल सेक्टर में निवेश करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न सर। ये भी बेसिकली मैं मैसेज के तौर पर भी देना चाहता था कि हमारी नई पीढ़ी जितना जल्दी हो अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है तो उसका फ्यूचर भी सिक्योर होता है। क्योंकि आज की डेट में देखिए, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, चाहे हम उसको एग्रीकल्चर लैंड के फॉर्म में बोलें, चाहे हम उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी बोलें, चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बोलें, हम उसे एग्रीकल्चर से हम एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम जल्दी उम्र में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमारी नेटवर्थ को प्रमोट करेगी और इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। अदरवाइज आप देखें तो लास्ट 2 सालों में हमारा एवरेज इन्फ्लेशन 6% है सर।
और अगर आप एफडीआर का रेट देखेंगे तो 5.5-6% है, उसको पोस्ट टैक्स अगर हम इफेक्ट देखें तो वो 4% बनता है। तो 4% अगर हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं और इन्फ्लेशन 6% है तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिटोरिएट हो रहा है बजाय इंप्रूव होने के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा हमेशा सुझाव होता है कि जितनी जल्दी उम्र में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं स्पेशली रियल एस्टेट में, तो वो हमारे निवेशकों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो, अगर आपका फाइनेंशियल वायबिलिटी आपको परमिट करता है तो ऐसे केस में आपको जल्द से जल्द रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो रियल एस्टेट में मैं समझ रहा हूँ नंदस्वरूप जी आपको जवाब मिल चुका होगा। जितनी जल्दी हो सके इसमें हम समय के साथ, मतलब जैसे हमारी जॉब लगे या हम अपनी जिम्मेदारियों का स्टार्टिंग करना शुरू करें, उसी समय जो है हमें मकान या किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर में जाकर के निवेश कर लेना चाहिए। तो हम अपने प्रश्न पर आते हैं। आप सावधानियां बता रहे थे। जी सर। जी। तो 5 मूलभूत बातें जब भी हम निवेश करते हैं किसी भी सेक्टर में, 5 मूलभूत बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम उसको रियल एस्टेट के साथ में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमने डिस्कस किया सर, महंगाई दर, जिसको हम इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। जब भी हम विनियोग करते हैं तो हमको इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखना होता है। नंबर 2, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है लिक्विडिटी एज वेल एज मार्केटेबिलिटी। इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु को। तीसरा बिंदु हमारे पास में है स्वामित्व यानी क्लियर टाइटल। अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसकी टाइटल की जांच होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर कल कोई टाइटल डिफेक्टिव होता है तो हमारा पूरा की पूरा इन्वेस्टमेंट खराब हो सकता है। नंबर 4 है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो हमको ये भी देखना होता है कि उस प्रॉपर्टी से संभावित रिटर्न्स क्या है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि कितना रिटर्न, मिनिमम कितना रिटर्न होना चाहिए एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है टैक्सेशन जी, कि जब हम रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आयकर का क्या प्रभाव हमारी आय पर पड़ेगा, उसका एनालिसिस भी करना इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व बहुत जरूरी है। क्या बात है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से आपने इसका व्याख्यान दिया है, तो मुझे लग रहा है ये ब्रेड के दोनों साइड बटर लगा रहा है। मतलब आपका निवेश भी हो रहा है और आपका इन्फ्लेशन भी डिफीट हो रहा है, और साथ साथ जो है और भी ज़रूरतें जो है आपकी समय के साथ, जैसे वेल्थ क्रिएशन है, लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी है, तो ये सारी समस्याएं भी आपका इसी से समाप्त हो रहा है। बहुत अच्छी बात। तो ये जो है महंगाई दर के साथ भी डिफीट करता है निवेश, अगर हमने रियल एस्टेट में किया है। बहुत अच्छी बात। यदि निवेशक किसी ऋण को लेकर के प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो ऋण क्या निवेशक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 2 मेंटेलिटी काम करती है। एक तो व्यक्ति सोचता है कि ऋण लेना अच्छी बात नहीं है, दूसरा यंगस्टर ये कहता है कि अगर हमें कहीं पर कम ब्याज देकर के ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो लेना चाहिए जी। तो आप इस पर जो है थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि निवेशक को किस तरह से यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए जिससे वो बेनिफिटेड हो। देखिए, मैंने अभी कहा कि नई पीढ़ी के लिए तो बड़ा फेवरेबल इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट जी बिल्कुल। उससे के फायदे क्या हैं? देखिए, जैसे आपने पूछा ऋण की आवश्यकता क्या है। देखिए, हर न्यू कमर ये चाहता है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो और मेरी वेल्थ भी इम्प्रूव हो। देखिए, अभी हम जिस एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे थे, इन्फ्लेशन रेट, अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन रेट से कम है तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को डिटोरिएट कर रहे हैं, हमारी जो नेटवर्थ है वो कम हो रही है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको अपने दिमाग में इन्फ्लेशन रेट को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो जब हम न्यू कमर्स के लिए बात करते हैं, नई पीढ़ी के लिए बात करते हैं, या ऐसे लोगों के लिए बात करते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि अभी हम मूलभूत आवश्यकता की बात भी कर रहे हैं कि अगर हमारा मूलभूत आवश्यकता घर है तो हर नई पीढ़ी प्लस उन लोगों को जिनके पास में रहने के लिए आवास नहीं है, ऐसे लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब रही बात कि ऋण कितना लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपने ऋण की बात की कि कई लोग ऋण लेने से घबराते हैं। ऋण लेने से घबराने का आज भी हमारे उसमें सोसाइटी में देखा जाए तो जो 2 डिकेड 3 डिकेड पूरे पुराने हैं तो वो कभी भी ऋण लेने के लिए इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर देखिए, आप पुराने जमाने में इंटरेस्ट रेट 15% 13% हुआ करता था। आजकल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7, 8, 9 के बीच में। बिल्कुल सही बात है। तो ऋण लेना भी एक आर्ट है। देखिए, ऋण लेते समय हमको इस बात को ध्यान रखना होता है कि हमारी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। आजकल आप देख रहे हैं कि जब भी बैंक कोई लोन देता है तो सबसे पहले जो बोरोअर है उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी को चेक करता है, और एक स्टैंडर्ड के तौर पर हम बोलें कि अगर किसी व्यक्ति की जो भी प्राप्त आय है, अगर वो 40% तक का EMI ऑब्लिगेशन ले रहा है तो उसको ऋण
भुगतान करने में कभी भी भविष्य में समस्या नहीं आने वाली। क्योंकि आप देखिए, जब हम मकान खरीदने जाते हैं तो हमारी आय और हमारी सेविंग्स के बीच में हमेशा और मकान की कीमत में अंतर होता है, और उस कीमत के अंतर को मिट आउट करने के लिए लोन वो साधन है जो इस गैप को खत्म करता है। तो मेरा नई पीढ़ी के साथ ये सुझाव है कि वो लोन लें, लोन उतना लें जितने को वो आसानी से रीपे कर पाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि उनको जो ऋण की राशि पर ब्याज दे रहे हैं उस पर इनकम टैक्स की बचत है, एज वेल एज जो अदर इन्वेस्टमेंट हम टैक्स सेविंग के लिए करते हैं उसकी जगह अगर हम अपने ऋण का रीपेमेंट कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की धारा 80C में 1.5 लाख रुपए तक जो हम रीपेमेंट कर रहे हैं उसकी छूट भी क्या बात है। मतलब अगर टेक्निकली कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है तो वो 40 रुपए तक की किस्त का लोन ले। यस, वो भी नेट इनकम सर, ग्रॉस इनकम नहीं, जो उसको प्राप्त हो रही है खाते में। एग्जैक्टली, जो उसके खाते में आय आ रही है उसमें वो 100 रुपए की इनकम में 40 रुपए तक का EMI भरने के लिए आसानी से सक्षम है। बिल्कुल। तो पहली बात ये ध्यान में रखिए, जैसा मुझे समझ में आया। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि कई और खर्चों से बचा जा सकता है, जैसे टैक्सेशन। यस, टैक्सेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर। तो वो भी एक तरह से आपका लाभ ही है। तो दर्शकों, आप कृपया इस बात पर फोकस करें, ध्यान दें कि अगर रियल एस्टेट में आप निवेश करते हैं तो आपका आय भी बढ़ेगा, यानी आपका बचत होना भी एक तरह से आय बढ़ने का ही है, और साथ ही साथ आप इन्फ्लेशन को भी डिफीट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो रियल एस्टेट में निवेश करना जो है फायदे का सौदा है, करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते समय निवेशक को रिटर्न के बारे में कम से कम कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या रहता है कि अब आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि इन्फ्लेशन से कंपैरिजन करना, तो उसका मिनिमम रिटर्न से एक्सपेक्टेशन कितनी हो कि इतना रिटर्न हमें रियल एस्टेट में या रियल सेक्टर में निवेश करने के बाद मिलेगा। देखिए, अभी हमने बात किया कि इन्फ्लेशन अगर लास्ट 2 इयर्स की देखें तो एवरेज 6% है, 6%। जी। तो नेचुरली हमारा जो रिटर्न्स, रेगुलर रिटर्न्स, हम रिटर्न्स में भी रेगुलर रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, वैल्यू अप्रिसिएशन इन प्रॉपर्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरा सुझाव हमेशा होगा कि एक्सपेक्टेड इनकम को वो जरूर ध्यान में रखे। और एक रियल एस्टेट अगर हमको 6% मिनिमम रिटर्न दे रही है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, तो वो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इन्वेस्टर आगे बढ़ सकता है। हम इस 6% में, मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जो हमारी एसेट की कीमत में वृद्धि हो रही है हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी में वैल्यू बढ़ रही है वो मेरा बोनस है ना। तो हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम आवश्यकता की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति मकान में निवेश करने की बात कर रहा है या कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने की बात कर रहा है, की तरह अगर वो सोच रहा है तो कम से कम किराए की आय के रूप में या कृषि आय के रूप में या किराए की बचत के रूप में भी हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किराए की बिल्डिंग में रह रहे हैं या किराए की बिल्डिंग में ऑफिस चला रहे हैं, तो मेरा सुझाव होगा कि अगर आप इस किराए को बचत भी कर रहे हैं और 6% का बचत हो रहा है, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा फायदे का सौदा होगा। एक और क्लियरिटी मैं आपको देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है इस बारे में कि अगर हमने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है, वो भी ऋण लेकर खरीदी है, तो उसके ब्याज की छूट भी धारा 24 में इनकम टैक्स में मिलती है। ना केवल इतनी सी बात कि अगर हमने लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, इवन अगर मैंने प्राइवेट लोन भी लिया, अपने रिलेटिव से भी लोन लिया है, उसके ब्याज की भी छूट धारा 24 में इनकम टैक्स में डिडक्टेबल होती है। बहुत अच्छी बात। अब ये जो आय की बात हो गई, इसके बाद एक बड़ी समस्या आती है टाइटल डीड की, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में टाइटल डीड का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। देखिए, टाइटल डीड हम समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं उसका स्वामित्व। तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, देखिए मैंने पहले भी प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बताया कि हम जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा एक बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमारा परिचर्चा का विषय है निवेश। और हम जब किसी भी रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि इस निवेश का रिटर्न भी हमको मिले। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अरुण जी भोपाल से। अरुण जी नमस्कार। अरुण जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। आप अपना प्रश्न पूछिए सर। सर मेरा प्रश्न है जी कि हमें सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट में, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किस तरह का करना चाहिए, और दो प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होता है और एक कमर्शियल रेसिडेंशियल जी। तो हमें किस जगह इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा बेनिफिट होगा? जी, तो इनका प्रश्न जो है बड़ा
कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर बेनिफिशियल है? देखिए, मैं अरुण जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं? मतलब वो थोड़ा सा एक देखिए, अगर कंफ्यूजन अगर अरुण जी इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए मैंने अभी बताया कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे कमर्शियल हो, चाहे रेसिडेंशियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, अभी हमने बात किया था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री में पैसा डालना चाहता है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है उस प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, है ना। मान लीजिए अगर उस व्यक्ति ने इंडस्ट्री खरीदा है, मार्केट में 10% के रेट से लोन लिया है, लेकिन उस प्रोडक्ट पर उसको रिटर्न 15% मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसको इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और देखिए, आज हम ग्रोइंग फेज में, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो मैं हमेशा फेवर करता हूं कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि रिटर्न्स हायर हैं, रेंटल वैल्यूज बहुत अच्छी हैं। तो अरुण जी को मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और वो इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बस अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से इस बारे में बात जरूर करें कि जिस प्रोडक्ट के लिए वो इंडस्ट्री खरीदने का प्लान कर रहे हैं या कमर्शियल शॉप्स प्लान कर रहे हैं, उसके भविष्य में आने वाले रिटर्न्स क्या है। बहुत सही बात है। और अगर आवश्यकता है उनको रेजिडेंशियल की, तो रेजिडेंशियल में तो एक कंपलसरी इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करता है। एग्जैक्टली, मूलभूत आवश्यकता के साथ साथ ये वेल्थ क्रिएशन भी कर रहा है और आपका टैक्स बेनिफिट भी दे रहा है। बहुत अच्छी बात। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते समय हम कई बार कैश का लेन देन जो करते हैं, उसमें क्या लिमिट है, कितना जो है परमिशेबल है? सर, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल लोग जाने अनजाने में कैश ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में कर लेते हैं। जी जी। आयकर अधिनियम के अनुसार 269 एसएस सेक्शन है, जहां पर ये बताया गया है कि अगर आप 19,999 यानी बिलो 20,000 कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो अलाउड है, लेकिन अगर आप 20,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी में कैश ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री में दिखा रहे हैं, तो ऐसे केस में जो रिसीवर होगा उसको जितना कैश रिसीव हुआ होगा 100% तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको पेनल्टी इंपोज कर सकता है, जिसकी सेक्शन है 271D। ओके। तो इन्वेस्टर्स को मैं बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस चेक से, अकाउंट पे चेक से या आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से करें, और कैश को इग्नोर करने की कोशिश करें, और ना कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स के पास बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन बहुत तरीके से आ रही है, आसानी से जो है आपको ट्रेस कर सकती है कि कहां पर आपने कैश ट्रांजैक्शन को जितना अवॉइड हो उतना अवॉइड करने की कोशिश करें। जी। आयकर विभाग ने रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन की जानकारी मतलब जैसे आपने कहा, तो कहाँ से कैसे प्राप्त कर सकता है? ये केवल एक जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं है। ये जिज्ञासा को दूर करना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स विवरणी फाइल करते हैं, तो मेरा दर्शकों को एक बार फिर सुझाव है कि जब भी हम विवरणी भर रहे हैं, तो आजकल इनकम टैक्स ने एक पोर्टल बना रखा है जहां से हम अपना TIS और 26AS को देख सकते हैं। बेसिकली क्या है कि आयकर विभाग ने कुछ सेक्शंस बना रखे हैं जहां पर वो थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मांगता है। जहां तक हमारी रियल एस्टेट का संबंध है, रियल एस्टेट में अगर हम 30 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रार ऐसी जानकारी आयकर विभाग को SFT के माध्यम से प्रदान करता है, जिसका वेरिफिकेशन हम अपने TIS से कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वो जानकारी हमारे TIS में दिख रही होगी, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल होती है। तो एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऐसे केस में आप अपना TIS देखिए, TIS को देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को अपने ITR में इनकॉर्पोरेट करें, एंड उसके बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मतलब करें। अब किसी भी तरह का अगर आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो आसानी से गवर्नमेंट या IT डिपार्टमेंट के थ्रू जो है ट्रेस किया जा सकता है। इस वजह से मेरा ये प्रश्न और ये जिज्ञासा शांत करने का एक ही रीज़न था, जिससे हमारे दर्शक ये समझ सकें कि कैश ट्रांजैक्शन को हम किसी भी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो जो है कहीं ना कहीं से ट्रेसेबल है, और उस पर जो है IT की निगाह बनी हुई है। समवन इज वाचिंग यू। तो बी केयरफुल, आप सावधान रहिए, कैश ट्रांजैक्शन से बचिए। एक सर्किल रेट क्या है? रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को ये कैसे प्रभावित करता है? सर, सर्किल रेट आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सर्किल रेट, जैसा कि दर्शक लोग जानते भी होंगे कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो इन्होंने हर एरिया का एक वैल्यूएशन करा के रखा है फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। जी।
तो जब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोगों को, सरकार को रियल एस्टेट पर स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। तो सरकार ने क्या किया, लोग पहले स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू कम दिखा दिया करते थे, तो उन्होंने एक नियम ही बना दिया कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है और जो हमने स्टैम्प वैल्यूएशन कर रखा है, इनमें जो भी ज़्यादा होगा सरकार उस पर स्टैम्प ड्यूटी वसूल करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी का सौदा 50 लाख रुपए में किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने सर्कल रेट उसका 70 लाख रुपीस तय करके रखा है, तो सौदा भले से मैंने 50 लाख रुपए पर किया होगा, लेकिन सरकार स्टैम्प ड्यूटी 70 लाख रुपीस पर रिकवर करेगी। अब इसको हम वाइस वर्सा केस में देखते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी 50 लाख रुपया है, लेकिन एग्रीमेंट प्राइस 70 लाख रुपीस है। तो ऐसे केस में अगर सर्कल रेट कम है लेकिन एग्रीमेंट प्राइस 70 लाख रुपीस है, तो हमको हायर रेट पर स्टैम्प ड्यूटी सरकार को पे करना पड़ेगा, यानी विच एवर इज हायर देखना है। अब यही कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उठा लिया और उसने 2 सेक्शंस बना दी। बिल्डर्स के लिए 43 CA बना दिया और हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने सेक्शन 50 C बना दिया। एज पर 50 C एंड 43 CA कि अगर हम किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन में वो वापस से सर्कल रेट देखेंगे और एग्रीमेंट प्राइस देखेंगे, इसमें जो भी ज्यादा होगा उस पर सेलर को कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब कैपिटल गेन की बात आ गई है तो जब कैपिटल गेन की बात आती है तो कई बार हम लोग जब पुराने हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने कोई ज़मीन या मकान लेकर के रखा है और उसको हम बेचते हैं तो एक भारी भरकम कैपिटल गेन निकलता है। तो उस कैपिटल गेन को एडजस्ट करने के लिए या हम पर जो है कम से कम उसका जो है इफेक्ट आए, उसके बारे में कुछ बताएं जिससे हम जो है अपने कैपिटल गेन टैक्स को रिड्यूस कर सके। देखिए, अगर हमने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। हम बदले में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बट कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं बोलते हैं हमको दोबारा प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है। तो ऐसे केस में वो 54 सेक्शन जो रेसिडेंशियल हाउस के बदले में रेसिडेंशियल हाउस की बात करती है, हम अगर नया घर नहीं खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होगा 54 EC। 54 EC में हम टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, जिसको कैपिटल गेन बॉन्ड्स बोलते हैं, इन बॉन्ड्स को खरीदकर हम अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं, जिससे कि हमको दोबारा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। वेरी गुड। एक दूसरा ऑप्शन अगर हम फार्मर के लिए बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कॉल फार्मर का भी आया था कि अगर हमने कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची। अब एग्रीकल्चर लैंड भी 2 तरह की हो सकती है, एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है, एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है। अगर हमने रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा है तो उस पर कैपिटल गेन लगता ही नहीं है। तो अगर किसी फार्मर ने रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेची है तो उस पर कैपिटल गेन का कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेची है तो वो बदले में टैक्स बचाने के लिए अगेन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड भी खरीद सकता है या रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी खरीद सकता है। और अगर उसको भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मान लो वो एग्जिट करना चाहता है, तो उसको भी 54 EC के बॉन्ड खरीदने का ऑप्शन होगा। बहुत अच्छी बात। अब एक चलते चलते जो है हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे कि कई बार हमें कैपिटल की प्रॉब्लम आती है रियल एस्टेट में निवेश करते समय, लिक्विडिटी से संबंधित या उसके सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हमें किस तरह से जो है इसमें निवेश करना चाहिए जिससे हमारी लिक्विडिटी भी बनी रहे और हम जो है निवेश भी कर सकें। देखिए, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको एक फ्लेक्सी हाउसिंग लोन स्कीम की बात की थी, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में एक कल्चर है कि लोग ट्रेडिशनल लोन प्लान लेते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर कोई व्यक्ति लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहता है तो वो फ्लेक्सी होम लोन स्कीम ले, जैसे स्टेट बैंक की मैक्सगेन, वहां पर लिक्विडिटी मेंटेन, बिल्कुल लिक्विडिटी में। उसमें क्या सिस्टम है सर, देखिए कि अगर हमने कोई लोन एक्सेस पे कर दिया है और बाद में हमको पैसे की अचानक जरूरत पड़ती है, तो दोबारा निकाल सकते हैं। तो दर्शकों ध्यान रखिएगा, अगर आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है तो आप वहां से विथड्रॉ कर सकते हैं और आप निवेशित भी रह सकते हैं, तो दोनों बातें बन जाती। चलते चलते आपका 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहिए? सर, मैं चाहता हूं कि हमारी नई पीढ़ी प्लस ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, कम से कम एक मकान जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है, जरूर परचेज करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने खूब ढेर सारी जानकारी दी निवेशित रहने के लिए, और साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट का भी बताया, निवेश करने के साथ साथ लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी भी बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि रियल सेक्टर में निवेश करना कितना आसान हो गया है। जो पहले समस्या थी हमारे पास कि रियल सेक्टर में निवेश करने के बाद हम लिक्विडिटी से जूझते थे, तो अभी जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि फ्लेक्सी लोन स्कीम काइंड ऑफ में आप जा सकते हैं, वहाँ पर जो है आपकी लिक्विडिटी भी बनी रहेगी, आप जो है निवेशित भी रहेंगे, रियल सेक्टर का निवेश भी कर पाएंगे और टैक्स बेनिफिट भी ले पाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आप
आपका ये सौदा फायदे का ही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। अगले सप्ताह में फिर हम मिलेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे नए टॉपिक पर।